हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। इस चैनल पे हमने सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 9th और क्लास 10th की कंप्लीट साइंस। पहली क्लास हमने क्लास 10th की स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का स्टार्ट किया था, लाइफ प्रोसेस। उसमें कल हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तक कंप्लीट कर दिया था फर्स्ट क्लास में। आज कंप्लीट होगा हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ने के लिए हमें पूरा अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ये दोनों हमें पढ़ने पड़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर उसको ठीक से समझा जाए तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के 5 स्टेप में जाके ये कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है इसका इंजेशन, सेकेंड स्टेप होता है इसका डाइजेशन, थर्ड स्टेप होता है इसका एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप होता है इसका एसिमिलेशन एंड फिफ्थ स्टेप होता है इसका इंजेशन। तो फर्स्ट स्टेप में इसके इंजेशन में क्या होता है, इंजेशन में जब हम फूड अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं, जब हम फूड अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम इंजेशन। देखिए जैसे ये हमारा माउथ है, जैसे ये हमारा माउथ है, इसमें अगर हम अपना खाना खाएंगे और मुंह के अंदर रखेंगे, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम इंजेशन। इंजेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये एक वो प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने फूड को कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। इसके बाद आता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि हम जो अपना फूड खाते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जो पानी में ठीक तरीके से नहीं घुल पाते। तो डाइजेशन में क्या होता है कि वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटा छोटा कर दिया जाता है और उनको ऐसा बना दिया जाता है कि वो पानी में ईजिली सॉल्युबल हो जाएं। तो डाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, the process in which the food containing large insoluble molecule is broken down into small water molecule which can be absorbed by body। देखिए डाइजेशन में क्या होता है, ये इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हम अपने बॉडी के अंदर टेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनको तोड़कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है जो ईजिली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसको तोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ती है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हम क्यों नहीं खा सकते? देखिए तोड़ने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। हमारी बॉडी में ईजिली जब वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो हमें उनको तोड़ना पड़ेगा। वाटर सॉल्युबल इसलिए करना पड़ता है, अगर वो मॉलिक्यूल्स वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे तो हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा ईजिली एब्जॉर्ब नहीं करे जाएंगे, इसलिए हम उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर सॉल्युबल करना पड़ता है, स्मॉल मॉलिक्यूल और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल करना पड़ता है जो हमारी बॉडी के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब किए जा सकें। थर्ड स्टेप आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। जब हमारे यहाँ पे डाइजेशन हो गया, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया गया और वो हमारे इंटेस्टाइन में इस टाइम प्रेजेंट है, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद अब हमारी प्रोसेस आती है एब्जॉर्प्शन की, यानी कि हमारी ह्यूमंस की बात करें तो एब्जॉर्प्शन हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए जैसे ये हमारी इंटेस्टाइन है, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करती हूँ, ये हमारी इंटेस्टाइन है, इसमें विलाई प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा फूड है। हमारी इंटेस्टाइन के साउंड होती हैं ब्लड स्ट्रीम, ये होती हैं ब्लड स्ट्रीम जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों ओर फैली रहती हैं, यानी कि हमारी नसें जिनमें ब्लड बहता है। अब जो खाना यहाँ पे हमारा एब्जॉर्ब हुआ वो हमारा ब्लड में पहुँचेगा, हमारा खाना ऐसे एब्जॉर्ब होता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन की, द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम। देखिए यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड पास हुआ इंटेस्टाइनल वॉल में, ये फूड है और ये हमारी इंटेस्टाइन की वॉल है, ये हमारी इंटेस्टाइन की वॉल है, ये यहाँ से यहाँ पास हुआ और इंटेस्टाइनल वॉल से ये ब्लड स्ट्रीम में आ गया। इस तरीके से हमारा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। फोर्थ आता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है वो एब्जॉर्ब फूड हमारे बॉडी में जब सेल्स के पास पहुंच गया, अब उस
फूड को हम एनर्जी बनाएंगे, उसको एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करेंगे, जो हमारी बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, हमारी ग्रोथ में काम आती है, हमारी रिप्रोडक्शन में काम आती है, हमारे कोई बॉडी में चोट लग जाए उसकी रिपेयर में काम आती है, बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। The process in which absorbed food is taken by body cell and used for energy growth and repair is called assimilation। जो absorb food है उसकी हम फिर बॉडी वो सेल्स के पास पहुंचेगा absorb food, और फिर सेल्स उसकी क्या बनाएंगी, एनर्जी बनाएंगी। और एनर्जी किस लिए काम आती है, वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए काम आती है, वो रिपेयर के लिए काम आती है। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारा खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं हम इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकालना ही इजेशन कहलाता है। देखिए, द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड, यहाँ पे है ना ये अनडाइजेस्ट, जो खाना डाइजेस्ट नहीं है, रिमूव्ड, बाहर निकाल दिया गया फ्रॉम द बॉडी, वह प्रोसेस जिसमें हमारा अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया गया, उसको बोलते हैं हम इजेशन। तो हर एनिमल्स के अंदर इजेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, इंजेशन के लिए अलग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बात करूं मैं अगर अमीबा की, तो सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस की बात करूं तो माउथ प्रेजेंट होता है। इजेशन की बात करूं, इजेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में एनस, और अमीबा की बात करें अगर, तो अमीबा में कोई ऑर्गन स्पेशल नहीं होता इजेशन कराने के लिए। वहाँ पे क्या होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर होती है, फटती है, और वहाँ से हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाता है अमीबा का। तो यही प्रोसेस होती हैं, ये 5 प्रोसेस होती हैं, यही फॉलो होंगी अमीबा में, यही फॉलो होंगी ह्यूमंस में। ये दोनों पढ़ने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही दोनों पूछी जाती हैं एग्जाम में। और भी हैं जैसे पैरामीशियम नहीं पूछी जाती ज़्यादा, कभी नहीं पूछी गई आज तक। तो पैरामीशियम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अमीबा और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लिख लीजिए, पूरे नोट्स बना लीजिए। देखिए, नोट्स आपको कमेंट इसके पीडीएफ की फॉर्म में नहीं प्रोवाइड करे जाएंगे, आपको ऐसे ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलिए और या फिर डायरेक्ट नोट्स बनाते चलिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। हमने 5 स्टेप तो देख लिए कि एनिमल्स में अगर न्यूट्रिशन होता है तो उसमें 5 स्टेप होते हैं। अब हम स्पेशली न्यूट्रिशन पढ़ेंगे अमीबा के अंदर। इसमें भी वो सेम 5 स्टेप हैं। इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। लेकिन इसमें ऑर्गन्स अलग अलग यूज़ किए जाएंगे और किस तरीके की प्रोसेस होगी, आइए पढ़ते हैं। देखिए, अमीबा में हम जानते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हमें जब भी पहचान लेना चाहिए था जब यहाँ पे इंजेशन, डाइजेशन और ये 5 प्रोसेस हमने पढ़ी। इसके बाद इट एनगल्फ द फूड पार्टिकल यूजिंग सूडोपोडिया, द प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। देखिए, इसमें मैं बता दूं आपको, अमीबा में ज़्यादातर जो मार्क्स मिलते हैं वो हमें इस डायग्राम के बेस पर मिलते हैं। जितना अच्छा हमें डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, उसको अच्छी तरह से लेबल करेंगे, उतने ही अच्छे हमको मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी इसमें ज़्यादा नहीं पूछते हैं, थ्योरी तो इतनी भी हम लिख देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, लेकिन हमको डायग्राम अच्छे से बनाना है और उसको अच्छी तरह से लेबल करना है। तो मैंने यहाँ पे थ्योरी ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं आपको डायग्राम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए, अमीबा फीड्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने बताया अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इट एनगल्फ द फूड पार्टिकल बाय सूडोपोडिया। देखिए, अमीबा का अपना कोई स्पेशल माउथ नहीं होता है जिससे वो इंजेशन कर सके, तो वो एक सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करता है। सूडोपोडिया एक बोलते हैं उसको, एक फॉल्स माउथ होता है, नकली मुंह होता है, जो केवल वो उस टाइम खाने के लिए बनाता है, और फिर जब खाना उसे एनगल्फ कर लेता है तो फिर उसको खत्म कर देता है। सूडोपोडिया बनाने के बाद होती है हमारी फेगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मीन्स सेल अपना खाना खा रही है, सेल ईटिंग। पिनोसाइटोसिस मीन्स सेल ड्रिंकिंग कर रही है इस टाइम। तो जब अमीबा अपना खाना खाएगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम फेगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम फेगोसाइटोसिस, विच इज कॉल्ड इन सिंपल वर्ड सेल
ईटिंग। इसके बाद आता है कि हमारा जो हमने सूडोपोडिया बनाया था वो हमने एनगल्फ की करने के लिए हम उसे कैसे अपने अंदर एनगल्फ करेंगे। सूडोपोडिया तो बना लिया, उसके लिए हमें फूड वैक्यूल बनाना पड़ेगा। फूड वैक्यूल यानी कि एक थैली, एक बनाएंगे हम थैली नुमा संरचना। ये फूड वैक्यूल भी आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में सेल वाले चैप्टर में, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? एक थैली नुमा संरचना होती है जिसके अंदर वो अपना फूड ले जाता है। इसके बाद आता है एज द फूड वैक्यूल पासेस थ्रू द साइटोप्लाज्म डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन टेक प्लेस। जैसे ही फूड वैक्यूल अमीबा के अंदर जाता है, साइटोप्लाज्म में जाके वो खुलता है फूड वैक्यूल, वहाँ पे डाइजेशन हो जाता है उसका, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन होता है। ये यहाँ पे 3 प्रोसेस फूड वैक्यूल के अंदर जाने पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद when the food vacuole open outside the digestion of undigested food take place, जब वो फूड वैक्यूल का खाना एसिमिलेट होकर एब्जॉर्ब हो गया और एनर्जी बनाने के लिए यूज कर लिया गया, लेकिन जो अमीबा की बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है अब वो बाहर कैसे निकले? तो वो बाहर कैसे निकलता है कि अमीबा की जो मेम्ब्रेन होती है वो फटती है अपनी जगह से और उस जगह से उसका अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल आता है। देखिए डायग्राम की मदद से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। इसकी 5 प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन। देखिए इंजेशन में क्या होता है कि हमारा यहाँ पे अमीबा प्रेजेंट है, उसके पास वहां पे फूड वैक्यूल प्रेजेंट है, तो अमीबा गया फूड वैक्यूल के पास, ये फूड पार्टिकल के पास, फूड पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, अमीबा गया फूड पार्टिकल के पास। ये अमीबा एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें सिंगल सेल है ये, तो एक न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। ये आपने सब क्लास 9th में अच्छी तरीके से शायद पढ़ लिया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर फिर फूड वैक्यूल अमीबा ने देख लिया, अब वो अपना फॉल्स माउथ बनाएगा, यानी कि नकली मुंह बनाएगा। नकली मुंह क्या पढ़ा था हमने अभी यहाँ पे? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया एक नकली मुंह की तरह काम करता है, वो केवल उतने टाइम के लिए ही अपना माउथ बनाता है जितने टाइम के लिए उसे खाना एनगल्फ करना होता है। यहाँ पे उसने सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करी। देखिए ये सूडोपोडिया, ये उसने फॉल्स माउथ बना लिया, सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करी और फूड को अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारा इंजेशन कंप्लीट होता है। इंजेशन का मतलब ये होता है कि फूड को इनटेक करना अपनी बॉडी के अंदर। इसके बाद हमारा आता है सेकेंड स्टेप, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि फूड वैक्यूल बन जाती है, फूड वैक्यूल थैलीनुमा स्ट्रक्चर बन जाती है जिसके अंदर हमारा फूड प्रेजेंट होता है। फूड वैक्यूल बन गई, इसके अंदर हमारा फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। अब ये फूड वैक्यूल जिसके अंदर हमारा फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, ये हमारी बॉडी के अंदर, अमीबा की बॉडी के अंदर जाएगा। ये गया अमीबा की बॉडी के अंदर। अब जब ये अमीबा की बॉडी के अंदर गया तो यहाँ पर हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अमीबा की बॉडी के अंदर जाने के बाद, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हमारी थर्ड स्टेप आती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो फूड पार्टिकल है ये हमारी पूरी बॉडी में फैलेगा, चारों डायरेक्शन में हमारा फूड पहुंच जाएगा अमीबा की बॉडी में। देखिए ये फूड पार्टिकल सारी डायरेक्शंस में जा रहा है। जब ये हमारा पूरा खाना हमारी बॉडी, अमीबा की बॉडी की सारी बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा, वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरी तरीके से, यहाँ पर भी सब जगह एब्जॉर्ब हो जाएगा, अमीबा को खाना मिल जाएगा पूरे तरीके से। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेप। अमीबा को खाना मिलकर एब्जॉर्ब हो गया। अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप विच इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि हमारा खाना जो एब्जॉर्ब हुआ था उसको हम एनर्जी बनाएंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे हम रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए सेल्स यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे एसिमिलेशन में ये जो मैंने रेड डॉट से ये हमारा एब्जॉर्ब फूड रिप्रेजेंट किया है, ये अमीबा की सेल इसको एब्जॉर्ब फूड को एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करेगी। अब जब इससे एनर्जी बन गई, खाना पूरा डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेशन हो गया, अब खत्म। अब बचा इजेशन। इजेशन में क्या होगा कि खाना जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो हो गया, लेकिन कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी होगा इसकी अमीबा की बॉडी में। अमीबा की बॉडी जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो अब बाहर कैसे निकले? तो अमीबा की बॉडी क्या करती है, अपनी मेम्ब्रेन को रप्चर करती है, यानी कि एक जगह से फाड़ती है। ये उसने अपनी बॉडी यहाँ से मेम्ब्रेन रप्चर कर दी। यहाँ से जब उसने अपनी मेम्ब्रेन रप्चर करी तो यहाँ से हमारा अनडाइजेस्टेड फूड हमारा अमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाएगा।
इस तरीके से हमारा अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा। देखिए अमीबा का न्यूट्रिशन पैरामीशियम के न्यूट्रिशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पैरामीशियम का न्यूट्रिशन आप ना भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि वो आता नहीं है, कभी आते हुए देखा भी नहीं है। तो ये 5 स्टेप है, आपको ये डायग्राम अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसके 5 स्टेप ठीक तरीके से पढ़ने हैं और डायग्राम आप अच्छे तरीके से बना लीजिए, नोट्स उतार लीजिए, क्योंकि मैंने बताया नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में नहीं मिलेंगे, नोट्स उतार लीजिए। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो जैसे कि हमने अमीबा के अंदर पढ़े थे कि अमीबा में हमने 5 स्टेप पढ़े थे न्यूट्रिशन अमीबा में, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में भी हम 5 स्टेप पढ़ेंगे। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं, वो प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं और वो एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हैं। जो ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एक एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल बहुत सारी पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो मैं इस डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगी। और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी इसमें प्रेजेंट है, लेकिन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपको अलग से समझनी पड़ेंगी, क्योंकि उनका अलग अपना रोल होता है। पढ़ते हैं यहाँ पे, ह्यूमंस are omnivorous, they can eat plant based food and animal based food. humans plant based food भी खाते हैं, animal based food भी खाते हैं। humans omnivorous होते हैं, आपने पढ़ा होगा herbivores, carnivorous, omnivorous, तो ये वही ओमनिवोरस है। फिर आता है बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम, क्योंकि ह्यूमंस बहुत कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं तो उनका न्यूट्रिशन सिस्टम भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा उसमें ऑर्गन्स की मदद लगती है, जिसकी वजह से उनका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ एन एलिमेंट्री कैनाल, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। एसोसिएटेड उनके साथ एलिमेंट्री कैनाल के साथ मिलकर काम करती हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, मेन रोल जो है वो है एलिमेंट्री कैनाल, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और उनके साथ मिलकर काम करते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तीन तरीके की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे, न्यूट्रिशन में हेल्प करेंगी। विच टुगेदर फंक्शन टू नरिश द बॉडी। ये एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये दोनों मिलकर काम करती हैं और हमारी बॉडी को डाइजेशन में हेल्प करती है, हमारी बॉडी को नरिश कराती हैं। देयर आर 5 स्टेजेस, जैसे कि हमने अमीबा में पढ़े थे, 5 स्टेप पढ़े थे हमने अमीबा के अंदर, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ऐसे ही हमें ह्यूमंस के पढ़ने हैं। ह्यूमंस में भी अपने 5 स्टेप होंगे। वो अलग बात है कि यहाँ पे इंजेशन के लिए अलग ऑर्गन होगा, यहाँ पे डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए अलग, एसिमिलेशन के लिए अलग ऑर्गन होगा और इजेशन के लिए अलग, बल्कि वो अमीबा में नहीं देखने के लिए मिले थे। 4 stages take place in alimentary canal while assimilation of take place in a whole body। देखिए 4 स्टेप्स जो होते हैं हमारे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये जो 4 स्टेज होते हैं स्टार्टिंग के, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही हो जाते हैं। डाइजेशन भी यहीं हो जाता है, इंजेशन भी यहीं हो जाता है, हमारा एब्जॉर्प्शन भी यहीं हो जाता है। रही बात एसिमिलेशन की, एसिमिलेशन जो होता है हमारे फूड का वो पूरी बॉडी में होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है एब्जॉर्ब फूड की एनर्जी बन रही है, तो वो एनर्जी पूरी बॉडी में बनेगी, स्पेशली हैंड में नहीं बनेगी, स्पेशली हमारे ब्रेन में नहीं बनेगी, पूरी बॉडी में जाके हमारी एनर्जी बनेगी। तो एसिमिलेशन हमारी पूरी बॉडी में होगा। और इजेशन भी हमारा इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो जाता है। तो 4 स्टेप तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट हो रहे हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। बच्चे एसिमिलेशन हमारी पूरी बॉडी के अंदर हो रहा है, क्योंकि एनर्जी हमारी पूरी बॉडी के अंदर बन रही है, जो हमारे लिए हेल्प करेगी ग्रोथ करने में और रिपेयरिंग करने में, बहुत सारे कामों में। देखिए एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आती है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हम पढ़ते हैं फिलहाल एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इज अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। एलिमेंट्री कैनाल एक बहुत लंबी एक ट्यूब होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे उसका एंड होता है। ये वेरी करती है डायमीटर में, देखिए, और ये लेंथ में भी वेरी करती है। जैसे कि जो लंबे लोग होते हैं उनके अंदर बड़ी एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी, लंबी एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी, और जो कम हाइट वाले पीपल होते हैं उनके अंदर छोटी एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी। तो ये वेरी करती है डायमीटर के साथ।
इट स्टार्ट विद द माउथ एंड एंड विद द एनस। ये मुंह से स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल, ये मुंह से स्टार्ट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल और एनस पे जाके इसका एंड होता है। मुंह से स्टार्ट हुई, एनस से एंड हुई, तो ये कंप्लीट हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल को छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ा गया है। यहाँ पे माउथ, यहाँ पे ईसोफेगस, स्टमक, फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गए, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को भी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा गया। देखिए सबसे पहले आता है हमारा माउथ, यहाँ पे आएगा सबसे पहले हमारा माउथ। उसके बाद आता है हमारे ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल के होते हैं, ये हर ह्यूमन में होते हैं और सारे ह्यूमंस का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो इसी तरीके से डिवाइड होता है। पढ़ते हैं हमारे, सबसे पहले हमारे एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग होती है माउथ से। माउथ जहाँ से हम किसी भी फूड को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, किसी भी फूड को कंज्यूम करते हैं हम माउथ के थ्रू कंज्यूम करते हैं। माउथ के बाद आती है हमारी ईसोफेगस। देखिए इसमें ओ साइलेंट होता है, ओ इज साइलेंट, इसको बोलते हैं हम ईसोफेगस। ईसोफेगस एक लंबी सी ट्यूब होती है। देखिए इसमें मैं ज़्यादा लंबी बना नहीं पाई, वरना ही कम से कम डायग्राम्स में इतनी लंबी, मुंह के बाद इतनी लंबी होती है, फिर इसके बाद स्टमक होता है। ठीक है, इसके ये लॉन्ग ट्यूब होती है, यहाँ से हमारा खाना पास होता है, फूड पास होता है, फूड पास होता है माउथ से स्टमक की तरफ। ये हमारे एज अ पासर की तरह वर्क करती है, जो हमारे माउथ से जो हमने खाना खाया उसको उसे स्टमक तक पहुंचाना है। इसमें एक मूवमेंट होता है जिसे बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। वो पेरिस्टेलिक मूवमेंट ऐसे मूवमेंट करती रहती है और हमारे फूड को जो एक बोलस की फॉर्म में आता है उसको यहाँ से ऐसे करते करते हमारे स्टमक तक पहुँचा देती है। ठीक है, ईसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक में भी हमारे बहुत सारे, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में हमारा डाइजेशन की बात करें तो हमारा माउथ में स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। इंजेशन का मतलब है केवल हमने मुंह में खा लिया, बस इंजेशन खत्म। अब डाइजेशन हमारा मुंह में स्टार्ट हो जाता है। देखिए डाइजेशन भी मैं साथ ही साथ लेकर चलती हूँ बॉडी पार्ट्स के साथ। हमने यहाँ पे खाना खाया, हमारे मुंह में प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड, हमारे टंग के नीचे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती है। ये सलाइवा हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। जैसे हमने खाने को च्यू किया, चबाया, तो उस खाने के साथ साथ धीरे 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 सलाइवा मिक्स हो जाती है और एक खाने का बोलस बन जाता है। ठीक है, अब वो खाना हमारा च्यू हुआ तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था, जो स्टार्च की फॉर्म में हम फूड खाते हैं, उसको तोड़ा, थोड़ा सा तोड़ा, अभी पूरा नहीं टूटा। जैसे एक बड़ा सा पार्टिकल हमने फूड का खाया, उसको अभी केवल इतना सा ही टूटा, उस बस इतना ही छोटा हुआ है, बस इतना ही छोटा हुआ है अभी उससे। ठीक है, ये काम हुआ है हमारा माउथ में हुआ है अभी इतना छोटा। अब ये माउथ से होकर हमारे आगे स्टमक में। ठीक है, अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है यानी कि दीवारें जो होती हैं वो, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है तो उसके बाद फिर हमारा म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत एसिडिक होता है, अगर हम उसको निकाल के अपने हैंड पे डालें तो हमारा हाथ जला देगा, तो वो हमारे पेट को भी जला सकता है। उसको बचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस का काम क्या होता है कि हमारे पेट की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जलने से बचाना। उसके बाद हमारा पेप्सिन रिलीज होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। यहाँ पर हमारा डाइजेशन हुआ स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया, हमारा डाइजेशन कराने में हेल्प किया। म्यूकस ने हमारे पेट की लाइनिंग को बचाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ताकि वो हमारे पेट की लाइनिंग को जला ना पाए। पेप्सिन ने हमारे खाने को डाइजेशन करने में हेल्प की। इसके बाद हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या जरूरत होती है कि इतना एसिडिक क्यों होता है, वो थोड़े बहुत एसिडिक में भी काम चल जाएगा। देखिए एसिडिक इसलिए होता है, कभी कभी बैक्टीरिया हमारे पेट से, हमारे मुंह की राह अगर पेट में आ जाए तो बैक्टीरिया उसको तुरंत की तुरंत यहीं की यहीं मार देता है, इसलिए वो हाईली एसिडिक होता है। इसके बाद हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ, अब इतना था खाना माउथ में, माउथ से आया स्टमक में, अब स्टमक में इतना हो गया, वो ये हुआ स्टमक में।
अब स्टमक में जाएगा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट्स में तोड़ा। पहला ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन एंड जेजुनम इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इलम। इलम इज द लास्ट पार्ट होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन का इसके इलम के बाद जो स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं हम कॉलोन। ये ऊपर की तरफ जो लार्ज इंटेस्टाइन जा रही है उसको बोलते हैं हम असेंडिंग कॉलोन, ये जो जा रही है इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कॉलोन, ये गई। और नीचे जो आ रही है उसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग कॉलोन। ये इस तरीके से हम लार्ज इंटेस्टाइन को डिफाइन करते हैं। और एंड में आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट रेक्टम। रेक्टम और उसके सबसे एंड में आता है एनस। अब बात करते हैं कि हमारा स्टमक से ये खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ये खाना था, हमने खाया माउथ में, माउथ से इतना डाइजेस्ट होकर आया स्टमक में। अब स्टमक से इतना डाइजेस्ट होके आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब भी ये पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब ये पार्शियली डाइजेस्ट है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपने खुद के इतने सारे एंजाइम्स होते हैं, वो उनकी मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन इसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेगी। ड्यूडेनम में इसका डाइजेशन होता है, जेजुनम में भी होता है। ड्यूडेनम में इसका डाइजेशन होता है, जेजुनम में इसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। जो हमने खाना खाया उसका ड्यूडेनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जेजुनम में इसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा इलम में भी इसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे फिर कंप्लीट होने के बाद फिर आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? हमारी जो फूड है, जो एब्जॉर्प्शन हो गया उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, वो वाटर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आके एब्जॉर्ब होता है। ये वाटर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा और फिर अनडाइजेस्टेड फूड, जो बिल्कुल बेकार खाना है, जो वेस्ट फूड है, उसको फिर रेक्टम में आके वो स्टोर हो जाता है। फिर वो यहाँ पर आकर हमारा वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है और एनस के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल तो पूरी तरीके से समझा दी। अब इसमें कुछ ऐसो से हमने बताया था, इसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होंगे, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में नहीं बताया। देखिए सबसे पहले तो मैंने बता दिया था सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन बता दिया था, सलाइवा रिलीज करती है और वो हमारे खाने के साथ मिलकर हमारे खाने के डाइजेशन करवाती है। फिर आता है लीवर। लीवर क्या होता है? लीवर में प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। लीवर बनाता है हमारा बाइल जूस, सीक्रेट करता है बाइल जूस को। बाइल जूस का काम क्या होता है? जब खाना यहाँ से स्टमक से जब हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा मात्रा में HCl प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो उसको तो हमारे पेट में म्यूकस ने बचा लिया, पेट को जलने से म्यूकस ने बचा लिया, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन बचाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई म्यूकस रिलीज नहीं होता है। तो उस खाने को जो हमारा बाइल जूस होता है, ये बहुत एसिडिक मात्रा में आता है, उसको थोड़ा सा उसको बेसिक कर देता है। बेसिक यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक आता है। यहाँ से आया फिर हमारा बाइल जूस, उसने इस खाने पर वर्क किया और खाने को कैसा कर दिया? बेसिक। थोड़ा बहुत तो बाइल जूस बेसिक करता है। फिर आता है यहाँ पे पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। ये पैनक्रियाटिक जूस इधर से आया, ये जो एसिडिक खाना था इस पे वर्क करता है और ये भी इस खाने को बेसिक होने में हेल्प करता है। इस तरीके से हमारा जो एसिडिक खाना बन के आ रहा था स्टमक से, वो यहाँ पर आकर बेसिक हो गया। हमारे पैनक्रियास के जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं उसमें होते हैं ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, ये ऐसे कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेशन करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। इस तरीके से हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आके इसका वाटर एब्जॉर्ब होता है और फिर ये यहाँ पे कम्प्लीटली जब डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर ये जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो रेक्टम में आके स्टोर हो जाते हैं। रेक्टम में स्टोर होने के बाद फिर वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो अब इनके भी अपने अपने सेपरेट फंक्शन होते हैं, जैसे कि माउथ।
अब माउथ के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के कि माउथ किस तरीके से हमारे खाने को काटता है, किस तरीके से उसमें सलाइवा मिलती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं माउथ के अंदर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लीवर का किस तरीके से हमारा बाइल जूस की फॉर्मेशन करता है, स्टमक में किस तरीके से ग्लैंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन करती है, पेप्सिन का क्या वर्क होता है, म्यूकस का क्या वर्क होता है। ये हम अभी रिटन फॉर्म में आपको नोट्स की फॉर्म में अभी पढ़ाएंगे। ये डायग्राम अगर आपको ना समझ में आया हो तो दोबारा क्लास रिपीट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि डायग्राम से ही कंप्लीट डाइजेशन आपको समझ में आएगा। माउथ, स्टमक, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, फिर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये घूम रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन केवल नाम की स्मॉल इंटेस्टाइन है, वरना स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, हाइट में, लेंथ में वो बहुत लंबी होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन केवल नाम की लार्ज है, वरना ये बहुत छोटी होती है। अच्छा, लार्ज और स्मॉल किस बेस पे कहा गया है इनको, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन? देखिए, एक पाइप है, एक का डायमीटर है इतना, और एक ये पाइप है, एक का डायमीटर है इतना, तो इसको बोलेंगे हम लार्ज। और ये थी, ये बेशक इससे लंबी थी, पर इसको बोलेंगे हम स्मॉल। तो इनको डायमीटर के बेस पे स्मॉल और लार्ज कहा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर भी बहुत पतली होती है, बहुत पतली, और लार्ज इंटेस्टाइन बहुत मोटी, बहुत, इसका डायमीटर बहुत बड़ा होता है। इस बेस पे इनको स्मॉल और लार्ज का नाम दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये फूड कॉम्प्लेक्स फूड की फॉर्म में आता है, ये स्टार्च की फॉर्म में हम खाते हैं खाना, फिर ये शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर टूटता है, फिर और ग्लूकोज टूटते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट में, माउथ से स्टमक, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, फिर उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके सेपरेट सेपरेट, सब कुछ सेपरेट सेपरेट, और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम पूरे नोट्स की फॉर्म में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। नोट्स उतार लीजिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स। हमने पढ़ा था अभी कि एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है माउथ, उसके बाद आता है हमारा ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब उनका हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे विद नोट्स। नोट्स के साथ हम एक एक लाइन नोट्स की समझाते चलेंगे, जिससे आप आगे कभी पढ़ें तो नोट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कभी कभी टीचर्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन कर देते हैं विदाउट नोट्स के, तो बच्चा जब नोट्स बनाता है या फिर जब उसे पढ़ता है तो उसको बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं नोट्स भी बनवाती चलती हूँ साथ के साथ। तो अब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट आता है माउथ। माउथ में मैंने बताया था अभी आपको कि माउथ जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो ओपनिंग होती है। पढ़ते हैं, इट इज़ अ ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प इन इंजेशन ऑफ फूड। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है और हमारे फूड को इंजेशन करने में हेल्प करती है। यहीं से हम खाना अपना खाते हैं। बक्कल कैविटी विच इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ एंड बक्कल कैविटी हैज़ अ टीथ एंड टंग। ये माउथ में हमारी बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है। बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है? बक्कल कैविटी में हमारी टंग और टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं ह्यूमंस में। एडल्ट ह्यूमन में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। फर्स्ट इज इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। तो ये 4 तरीके के हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं बक्कल कैविटी में, और इनका डेंटल फॉर्मूला होता है एडल्ट ह्यूमन में 2 1 2 2 3। देखिए 2 1 2 2 3 की जब हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 1 2 2 3 की मल्टीप्लाई जब हम 2:1:2:3, हमारे एडल्ट ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं? 32 नंबर ऑफ टीथ होते हैं। जब हम 2 1 2 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, क्या आएगा? 2 2 4 रेशियो 2 1 2 2 2 4 3 2 6। अब इनको हम टोटल करेंगे 4 2 6 6 4 10 और 16। इनके 16 तो हमारे ऊपर होते हैं दांत, 16 तो हमारे अपर जॉ में होते हैं और 16 हमारे लोअर जॉ में। जॉ समझ रहे हैं आप? ये बक्कल कैविटी में 2 जॉ प्रेजेंट होते हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अपर जॉ में प्रेजेंट होते हैं 16 टीथ और लोअर जॉ में भी 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं।
इसके बाद हमारे बक्कल कैविटी में एक टंग प्रेजेंट होती है। टंग का काम क्या होता है? ये टंग हमारे मुंह में टेस्ट के लिए होती है, इस पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब इस टंग पे भी हमारे टेस्ट बर्ड्स डिफरेंशिएट कर दिए जाते हैं कि मीठे के टेस्ट बर्ड्स ये हैं, नमक सॉल्टी के लिए ये हैं, और खट्टे के लिए ये टेस्ट बर्ड्स हैं। तो कभी कभी आपने टेस्ट किया होगा खाना कि हम कुछ खाना खाते हैं तो जहाँ मीठा लगने वाले टेस्ट बर्ड्स होते हैं वहीं जाके हमें पता चलता है कि खाना मीठा है या खाना कैसा है। और जो नमकीन वाले टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जब तक हमारा खाना उन टेस्ट बर्ड्स पर नहीं पहुंचता, जब तक हम खाना टेस्ट नहीं कर सकते कि खाना कैसा है। इसके बाद आता है जब हमारा मुंह से इंजेस्ट होकर खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है, फिर आता है हमारी ईसोफेगस। ईसोफेगस एक फूड पाइप है। ईसोफेगस एक फूड पाइप है जिससे हम अपना खाना अंदर, जिससे हमारा खाना पास होता है। देखिए, द swallowed food passes into the esophagus and food is pushed by the peristaltic movement। देखिए, जैसे हमने खाना खा लिया, ईसोफेगस में पास हो गया। ईसोफेगस में पास होने के बाद ईसोफेगस, मैंने बताया आपको कि ईसोफेगस में पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है। वो पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या करता है? हमारे खाने को यहाँ से लेकर हमारे स्टमक तक पहुँचाने का काम करता है। फिर आता है जब हमारा खाना स्टमक में पहुँच गया, अब आता है हमारा स्टमक। स्टमक इज अ थिक बॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक थैलेनोमा स्ट्रक्चर होती है। इसको जे शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जे शेप्ड, क्योंकि देखिए जे की तरह लग रही है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर। इट रिसीव फूड फ्रॉम द ईसोफेगस एट वन एंड एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, ये खाना रिसीव करता है स्टमक ईसोफेगस से। एक तरफ मुंह होता है इसका ईसोफेगस की तरफ, और दूसरा मुंह खुला होता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम की तरफ। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। ये जो इसकी लाइनिंग होती है स्टमक की, इनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंजाइम को रिलीज करती हैं, जैसे कि हमारा म्यूकस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, पेप्सिन हो गया। ये एंजाइम्स से रिलीज होते हैं। सबसे पहले पेप्सिन रिलीज होगा। पेप्सिन क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्टिवेट करने का काम करता है। उसको देखते तुरंत HCl रिलीज होगा। उसके बाद जब HCl रिलीज होगा, क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, वो हमारे स्टमक की लाइनिंग को जला सकता है, हमारे स्टमक की दीवार को जला सकता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए फिर हमारा स्टमक म्यूकस को रिलीज करता है। म्यूकस हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट डाउन द फूड। ये जो एंजाइम्स रिलीज करती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जैसे HCl, म्यूकस, ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं। ये हमारे खाने को ब्रेक करने में भी हेल्प करती हैं। जैसे कि HCl हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन। थोड़ा बहुत HCl पार्शियल डाइजेशन करता है प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन HCl करता है। इसके बाद HCl का जो मेन रोल है वो है कि जैसे हम खाना खाते हैं, खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर चले जाते हैं। अगर वो बैक्टीरिया ना मारे जाएं तो हमारी बॉडी को बहुत हार्म पहुंचाएंगे। तो हमारे HCl का काम क्या होता है? वो बहुत एसिडिक होता है, उन बैक्टीरियाज को ख़त्म करने का काम हमारा HCl करता है। देखिए, एंड आल्सो किल बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज को भी मारता है ये हमारे स्टमक में जो बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। म्यूकस का फंक्शन लिख रहा है, द म्यूकस रेजिस्ट द एक्शन ऑफ HCl। म्यूकस का फंक्शन होता है कि HCl के द्वारा जो कारनामे किए जाएंगे ना, कि पेट को जलाने वाले, उनको रोकेगा कि मत कर, पेट को मत जला। इसके बाद हमारा खाना अब पार्शियल डाइजेशन हो गया उसका स्टमक में, अब जाएगा वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है? मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है। मैंने अभी बताया था आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन 20 फीट लंबी होती है। 20 फीट, 20 फीट समझ रहे हैं आप? 20 फीट कितनी लंबी होगी? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा, सबसे लंबा पार्ट जो होता है वो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। इट हैज़ 3 रीजन्स। ये 3 रीजन्स में डिवाइड करी गई है। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जो होता है इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका ये अपर वाला पार्ट है, ये वाला, ये हमारा ड्यूडेनम है। फिर इसके बाद आता है जेजेनम, जेजेनम इसका मिडिल वाला पार्ट है, ये मिडिल वाला पार्ट इसका जेजेनम। इसके बाद आता है इलियम, इलियम इसका लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एंड जो इसका लास्ट पार्ट होता है ना इलियम,
ये लास्ट पार्ट है इसका इलियम, कंटिन्यूज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये इलियम है और यहाँ से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। देखिए तो ये इलियम है और यहाँ से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। द इंटरनल सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड इनटू अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखिए जिसे कहते हैं हम विलाई। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली वॉल होती है, इंटेस्टाइनल वॉल होती है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं। देखिए ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आई, यहाँ से स्टमक, यहाँ से स्टमक से हमारे ड्यूडेनम की स्टार्टिंग हुई, ये रहा ड्यूडेनम, दिस इज ड्यूडेनम, ठीक है। यहाँ से हमारे स्टार्ट हुई, ये हमारा फिर मिडिल पार्ट हो गया जेजेनम, और हमारा लास्ट पार्ट हो गया इलियम, जहाँ से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से, ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ पे ये बन रही है, ये इतनी लंबी पतली पतली, इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें ऐसे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। अब इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या होता है, क्यों प्रेजेंट होते हैं? देखिए एक हमें सरफेस एरिया दिया गया है ये, ठीक है, नंबर 1, और एक दिया गया है हमें ये 2, नंबर 2। हमसे बोला है कि हम दे रहे हैं यहाँ पे कुछ भी दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा खाना इस जगह एब्जॉर्ब होगा या इस जगह एब्जॉर्ब होगा, सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है या सरफेस एरिया इन फिंगर लेग प्रोजेक्शन का ज़्यादा है? तो इन फिंगर लेग प्रोजेक्शन का ज़्यादा है। जब फिंगर लेग प्रोजेक्शन का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये हमारे खाने को भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेंगी, इसलिए इसमें फिंगर लेग प्रोजेक्शन दी जाती हैं जिससे हमारा खाना ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो। क्योंकि देखिए एब्जॉर्प्शन, जो मेन एब्जॉर्प्शन हो जाता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है द पैनक्रिएटिक डक्ट एंड द लीवर की जो बाइल डक्ट होती है, ओपन इनटू द ड्यूडेनम, जो पैनक्रियास से डक्ट होकर आ रही है, यहाँ पे पैनक्रियास प्रेजेंट होगा, उसकी डक्ट भी यहीं आके मिल रही है। ये लीवर है, यहाँ पे लीवर की डक्ट भी यहीं आके मिल रही है। तो लीवर की और पैनक्रिएटिक की जो डक्ट होती हैं वो ड्यूडेनम में ही आकर मिलती हैं। मैंने आपको पिछली बार इसका फंक्शन बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि क्या फंक्शन होता है, क्यों ये डक्ट ड्यूडेनम में ही आकर मिलती हैं। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस हेयर। देखिए डाइजेशन तो कंप्लीट यहीं हो ही जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है मोस्टली 90% एब्जॉर्प्शन भी हमारे यहाँ पे हो जाता है। 10% जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन बचता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जब हमारा खाना एब्जॉर्ब होकर लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है, खाना एब्जॉर्ब हो गया, खाना एब्जॉर्ब होकर अब वो बढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जब खाना बढ़ रहा है, यहाँ पे अब हमारा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट की है, केवल और केवल 5 फीट की, और स्मॉल इंटेस्टाइन कितने फीट की थी, 20 फीट की। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हुआ है ना स्मॉल और लार्ज का, वो डायमीटर के बेस पे हुआ है, ना कि लॉन्ग उसके हाइट के बेस पे हुआ है। इट हैज़ 2 रीजन, लार्ज इंटेस्टाइन के 2 रीजन्स होते हैं। सबसे पहला कॉलॉन एंड सेकंड इज रेक्टम। ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ तक, ये पूरा पार्ट कॉलॉन कहलाता है। मेन जो इसका पार्ट कवर होता है वो कॉलॉन में ही कवर हो जाता है, थोड़ा बहुत बचता है उसको बोलते हैं हम रेक्टम। ये इतना पार्ट बचता है उसको बोलते हैं हम रेक्टम। रीजन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन इलम कॉल्ड कॉलॉन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलम होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलम ये रहा यहाँ पर, इसके बाद ही हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग हो जाती है। इलम के बाद ही हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग हो जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाता है, कॉलॉन। कॉलॉन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन एंड डिसेंडिंग कॉलॉन। देखिए असेंडिंग कॉलॉन, ये यहाँ से जब ऊपर जाएगी हमारे इंटेस्टाइन तो असेंडिंग कॉलॉन, जब यहाँ से सीधी जाएगी तो उसे बोलेंगे हम ट्रांसवर्स कॉलॉन, और जब यहाँ से नीचे आएगी तो उसे बोलेंगे हम डिसेंडिंग कॉलॉन। ये मैंने तीनों नाम इसके लिख दिए हैं, ये रहे एंड द डिसेंडिंग कॉलॉन। ये डायग्राम बना लीजिए। और
मैंने बता दिया था यहाँ पे आपको विलाई। अब इसके बाद आता है हमारा कॉलोन तो खत्म, अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज रेक्टम। रेक्टम के बाद आता है हमारा एनस, जो ओपनिंग होती है इसकी आउटसाइड, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर की तरफ इसकी ओपनिंग होती है। जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यहाँ पे अब हमारे जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन थे यहाँ पे हो गए, यहाँ तक हो गए। रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में हमारा अनडाइजेस्टेड फूड, हमारा वेस्ट मटेरियल यहाँ पर आकर हमारा स्टोर हो जाता है और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ ली, अब एलिमेंट्री कैनाल के साथ हमारे स्टार्ट होंगे ग्लैंड्स। हमने 3 ग्लैंड्स पढ़ी थी, सलाइवरी ग्लैंड्स और लीवर और पैनक्रियाज। ये हम 3 ग्लैंड्स, ये मेन ग्लैंड्स है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं। अब पढ़ेंगे वो, नोट्स उतार लीजिए। देखिए अब आती हैं हमारी ग्लैंड्स जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले ग्लैंड्स की बात करेंगे हम, लीवर। लीवर हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारे बॉडी की। लीवर सीक्रेट बाइल जूस, हमने पहले पढ़ लिया है कि लीवर सीक्रेट करती है बाइल जूस। बाइल जूस की फॉर्मेशन होती है लीवर के अंदर। जो बाइल जूस होता है ग्रीनिश येलो कलर का, ग्रीनिश येलो कलर का एक लिक्विड होता है जिसकी फॉर्मेशन लीवर में तो होती है, लेकिन जब उसकी फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो स्टोर हो जाता है हमारे गॉल ब्लैडर में। जो गॉल ब्लैडर हमारे लीवर के अंदर ही प्रेजेंट होता है। देखिए ये लीवर है, ठीक है। अब इस लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। ये जो हमारी बाइल जूस की फॉर्मेशन होती है, ये स्टोर हो जाता है फिर हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। इसके बाद हमारा लीवर में जो बाइल जूस की फॉर्मेशन होती है उसके फंक्शंस पढ़ते हैं। इसके 2 मेन फंक्शन है। मेक अ एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन, जो हमारे स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा था उसको एल्कलाइन करने का काम हमारा बाइल जूस करता है। सेकंड फंक्शन है, बाइल जूस जो होता है हमारे फूड के में प्रेजेंट फैट्स को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। देखिए स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था पेप्सिन के द्वारा, जो कि एक्टिवेट हो रहा था हमारे एक्सेल की प्रेजेंस में, और फैट्स की डाइजेशन कर रहा है हमारा बाइल जूस, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज, ये बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए पैनक्रियास इज अ लार्ज ग्लैंड लाइज पैरेलल बीनीथ टू द स्टमक, यानी कि पैनक्रियास स्टमक है ये, इसके बिल्कुल नीचे, इसके बिल्कुल नीचे एक पत्तीनुमा स्ट्रक्चर होती है, वहां पे पैनक्रियास प्रेजेंट होता है, बिल्कुल नीचे पैरेलल टू द स्टमक। पैनक्रियास सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि हमारे पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज प्रेजेंट होते हैं। अब इनके फंक्शन पढ़ेंगे, ये तीनों एंजाइम्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। देखिए अमाइलेज का क्या फंक्शन होता है, अमाइलेज हमारे स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, हमारे स्टार्च को ब्रेक करके हमारे ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज हमारे फैट्स को इमल्सिफाइड करता है। इसके बाद आती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमने पढ़ लिया था, सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है सलाइवा, जो कि हमारा पार्शियल डाइजेशन कराती है स्टार्च का। स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट ही हो जाता है हमारे माउथ में, जो सलाइवा कराती है। क्यों? क्योंकि सलाइवा के पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज। तो आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग केवल ग्लैंड्स के बारे में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी पढ़ा दूंगी मैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ज़्यादा याद करना पड़ेगा। इतना ही काफ़ी है, इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। आपको लीवर के बारे में पूछा जाएगा तो आप लीवर के बारे में इतना बनाएंगे और उसका एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे इस टाइप का। आप लिखेंगे यहाँ पे लीवर। लीवर की मैंने एक लाइनिंग क्यों बनाई, क्योंकि लीवर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसलिए मैंने बता रही हूँ, ठीक है। तो अच्छा सा स्ट्रक्चर लीवर का बनाएंगे और फिर लीवर के बारे में लिखेंगे क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या रिलीज करता है लीवर,
और गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर में क्या क्या फंक्शन होता है उसका, पैनक्रियाज की ये, और सलाइवरी ग्लैंड, इतना ही बस। थैंक यू आज के लिए। तो आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास होगी हमारी रेस्पिरेशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में थैंक यू लिखिए। थैंक यू।